नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीचिंग रवि में। यहाँ मिलेगा आपको बीपीएससी तैयारी 4 के लिए सरल और प्रभावी विज्ञान। आज की इस वीडियो में हम बीपीएससी तैयारी 4 के लिए विज्ञान को एनसीईआरटी किताबों के आधार पर कवर करेंगे। यह वीडियो आपकी तैयारी को और भी मजबूत बनाएगा, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखें। हमारा आज का टॉपिक है घर्षण। यह चैप्टर एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस चैप्टर 9 से लिया गया है। इस चैप्टर में हम कवर करेंगे घर्षण बल, सेकंड घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक, थर्ड घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य, फोर्थ घर्षण बढ़ाना तथा घटाना, और पांचवें टॉपिक में जानेंगे पहिए घर्षण कम कर देते हैं, सिक्स तरल घर्षण। वीडियो को पूरा जरूर देखें, नहीं तो आप ये सारे प्रश्न मिस कर देंगे जो एनसीईआरटी से लिया गया है। आप देख सकते हैं सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, जिससे प्रश्न बनते हैं उसे ही कवर करेंगे। और इस क्लास का पीडीएफ आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले थोड़ा इसका बेसिक समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्या होता है घर्षण। घर्षण समझने से पहले चित्र 9.1 को समझते हैं। जब कोई लड़का किसी केले के छिलके पर कदम रखता है तो वह गिर पड़ता है। और चित्र 9.2 में बताया गया है घर्षण पुस्तक तथा फर्श के पृष्ठों की सापेक्ष गति का विरोध करता है। तो याद रखिएगा, जब कोई बल किसी दूसरी वस्तु की सतह पर अवस्थित वस्तु को गति प्रदान करने के लिए लगाई जाती है तो उस बल के विपरीत लगने वाला बल को घर्षण कहा जाता है। अगला पॉइंट हमारा निकल के आता है क्रियाकलाप 9.1 से। चित्र 9.2 ए और बी के आधार पर हम कह सकते हैं कि यदि आप दाईं दिशा में बल लगाते हैं तो दोनों वस्तुओं के सतहों के बीच घर्षण के कारण बाईं दिशा में घर्षण बल कार्य करने लगती है। और अगर आप बाईं दिशा में बल लगाते हैं तो घर्षण बल दाईं दिशा में कार्य करती है। दोनों ही स्थिति में घर्षण बल कार्य करती है तथा आरोपित बल का विरोध करती है। तो यहाँ पर भी यही चीज़ बताया गया है कि बाईं दिशा में बल लगाते हैं तो घर्षण दाईं दिशा में कार्य करता है। यदि आप दाईं दिशा में बल लगाते हैं तो घर्षण बाईं दिशा में कार्य करता है। और घर्षण बल सदैव ही लगाए गए बल का विरोध करती है। अगला टॉपिक है हमारा घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक। एक और आपको बात बता दें कि इस चैप्टर को देखने के बाद दोबारा आपको यह चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बन सकते थे और प्रश्न भी बन सकते थे उन सभी को इस वीडियो में कवर किया गया है। आप देख सकते हैं। अगर आप इसके लास्ट में प्रश्न को भी कर लेते हैं तो आपको यह चैप्टर पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस चैप्टर से जो प्रश्न बन सकते थे वो सभी को लिया गया इस वीडियो में। तो इसे भी समझने के लिए सबसे पहले चित्र पर चलते हैं। तो क्रियाकलाप 9.2 और चित्र 9.3 में आपको दर्शाया गया है कि कमानीदार तुला द्वारा ईंट को खींचा जा रहा। और क्रियाकलाप 9.3 चित्र 9.4 पेंसिल सेल विभिन्न पृष्ठ पर विभिन्न दूरियां तय करता है। चित्र ए और चित्र बी में जैसे यहाँ पे दर्शाया गया है। और अगला चित्र है 9.5 पृष्ठीय अनियमितताएं। तो चित्र में दर्शाया गया है पुस्तक का पृष्ठ और मेज का पृष्ठ। तो क्रियाकलाप 9.2 के आधार पर हम कह सकते हैं कि घर्षण संपर्क के पृष्ठ की अनियमितता के कारण होता है और दो वस्तुओं के पृष्ठ की अनियमितताओं एक दूसरे के भीतर धंस जाती है, जिसके कारण इनमें अंतःबंधन उत्पन्न होती है। अंतःबंधन मतलब होता है इंटरलॉकिंग। और इस अंतःबंधन को पार करने के लिए कुछ बल लगाना पड़ता है जो घर्षण का कारण है। और घर्षण का दूसरा कारण दोनों के पृष्ठ पर स्थित परस्पर आकर्षण बल भी है। तो इसके बारे में तो जान ही रहे हैं कि कमानीदार तुला के बारे में। तो कमानीदार तुला वह यंत्र है जिसके द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापा जाता है। तो ध्यान से सुनिएगा कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि घर्षण के मुख्य रूप से दो कारक होते हैं। पहला सतह एवं वस्तु के संपर्क वाली पृष्ठ की प्राकृतिक पर और दूसरा वस्तु के भार पर। जैसे कि यहाँ पर भी बताया गया है, तो घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण होता है। चित्र 9.6 के द्वारा आप देख सकते हैं कि बॉक्स को गतिमान रखने के लिए लगातार धकेलना पड़ता है।
तो हमने सीखा कि दो पृष्ठों के बीच अनियमितताओं के अंतर्बंधन के कारण घर्षण होता है। अगला हमारा पॉइंट है, किसी रुकी हुई वस्तु को विराम से गति प्रारंभ करने की स्थिति में घर्षण पर पार पाने के लिए वस्तु पर लगाया जाने वाला बल स्थैतिक घर्षण की माप होती है। तो क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि किसी रुकी हुई वस्तु को विराम से गति प्रारंभ करने की स्थिति में घर्षण पर पार पाने के लिए वस्तु पर लगाया जाने वाला बल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, स्थैतिक घर्षण की माप होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है और इसलिए किसी बॉक्स में गति आरंभ करने की अपेक्षा पहले से ही गतिमान बॉक्स की गति बनाए रखना सरल होता है। तो ये भी पॉइंट अच्छा ही है, इससे भी प्रश्न बन सकते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य। तो एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं कि क्या होता है स्थैतिक एवं सर्पी घर्षण। तो सबसे पहले जान रहे हैं स्थैतिक घर्षण। तो किसी रुकी हुई वस्तु को विराम से गति की अवस्था में लाने के लिए घर्षण के समाप्त करने तक वस्तु पर लगाया जाने वाला बल स्थैतिक घर्षण की माप होती है। और इसके विपरीत किसी वस्तु को उसी चाल से गतिशील बनाए रखने के लिए आवश्यक बल उसके सर्पी घर्षण की माप होती है। तो आप समझ गए होंगे स्थैतिक एवं सर्पी घर्षण के बारे में। तो जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया है कि वर्षा के दिनों में कई बार कीचड़ वाली पगडंडी पर चलते हुए फिसल कर गिर जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो सतह चिकनी होने के कारण गीली सतह पर घर्षण बल कम हो जाता है, जिसके कारण लोग फिसलकर गिर जाते हैं। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि यदि घर्षण ना हो तो आप पेन अथवा पेंसिल से नहीं लिख सकते हैं। तो इसे और अच्छा से समझने के लिए चित्र से समझते हैं। सबसे पहले चित्र 9.9 में दर्शाया गया है कि हाथों को रगड़ने पर आप गर्मी अनुभव करते हैं। और चित्र 9.8 में दर्शाया गया है कि घर्षण के कारण जूतों के तले घिस जाते हैं। और चित्र 9.10 में दर्शाया गया है कि घर्षण के कारण माचिस की तीली को रगड़ने पर वह आग पकड़ लेती है। तो हम कह सकते हैं कि घर्षण बल दैनिक जीवन की महत्वपूर्ण प्रक्रम है और घर्षण से ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। जैसे कि कुछ मिनटों तक अपनी हथेली को तेज़ी से एक दूसरे को साथ रगड़ने पर आप अनुभव कर सकते हैं, जैसे कि चित्र 9.9 में दर्शाया गया है। और घर्षण के कारण वस्तुएं घिस जाती है, जैसे कि पेंच, बॉल वेयरिंग तथा जूते के सॉल, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं। तो इसमें बस यही सब बताया गया है, आप चित्र से भी समझ सकते हैं इसे। और एक दो पॉइंट घर्षण के लाभ को भी समझ लेते हैं। घर्षण बल के बिना हम किसी वस्तु को हाथ से पकड़ नहीं सकते। घर्षण बल बिना फिसले चलने में सहायक होता है। सभी तरह के वाहन घर्षण बल के कारण ही बिना फिसले नियंत्रण में रहते हैं और इस बल के कारण ही हम किसी वस्तु को हाथ से पकड़ सकते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, घर्षण बढ़ाना तथा घटाना। तो जैसे कि चित्र 9.11a में दर्शाया गया है, आप देख सकते हैं, जूते तथा टायरों की तलियों को खींचेदार बनाकर घर्षण अधिक किया जाता है। तो टायरों तथा तलियों का खींचेदार बनाकर घर्षण अधिक किया जाता है, जिसके बिना फिसले वाहन सड़कों पर चलते हैं। और मोटर मैकेनिक यानी मिस्त्री मशीनों में ग्रीस का तेल डालकर मशीन में होने वाले घर्षण को कम करते हैं। और घर्षण कम करने के लिए कैरम बोर्ड पाउडर छिड़का गया है इस पर, आप चित्र 9.12 में देख सकते हैं। और इस पॉइंट में यहाँ पर बताया गया है कि घर्षण कम करने वाले पदार्थों को स्नेहक कहते हैं और कुछ मशीनों में स्नेहक के रूप में तेल का उपयोग ना करने की सलाह दी जाती है। और वहाँ पर घर्षण कम करने के लिए गतिशील पुर्जों के बीच वायु की गद्दी का उपयोग किया जाता है। आप चित्र 9.13 में देख सकते हैं स्नेहक का प्रभाव। अगला पॉइंट है हमारा 9.5, पहिए घर्षण कम कर देते हैं। आप चित्र 9.14 में भी देख सकते हैं, लोटन घर्षण कम कर देता है। तो अब जानते हैं कि लोटनिक घर्षण क्या होता है। तो जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी गति के प्रतिरोध को लोटनी घर्षण कहते हैं। और लोटनी घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है, इसलिए अधिकांश मशीनों में घर्षण को बॉल वेयरिंग के उपयोग द्वारा लोटन में प्रतिस्थापित किया जाता है। और इसके उदाहरण हो गए छत के पंखों तथा साइकिलों में धुरी।
तो अब तो आप समझ ही गए होंगे लोटनी घर्षण क्या होता है। जब एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी गति के प्रतिरोध को लोटनी घर्षण कहते हैं। और इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, लोटनी घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है, इसलिए अधिकांश मशीनों में घर्षण को बॉल बेयरिंग के उपयोग द्वारा लोटन में प्रतिस्थापित किया जाता है। टॉपिक 9.6 तरल घर्षण। तो जैसा कि चित्र 9.17 में आप देख रहे हैं कि एक हवाई जहाज और पक्षी की आकृति में समानता। तो जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि वायु अत्यंत हल्की तथा विरल होती है, फिर भी इससे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर वायु घर्षण बल लगाती है। इस प्रकार जल तथा अन्य द्रव भी इससे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर घर्षण बल लगाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि तरल इससे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर घर्षण बल लगाते हैं, और तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण भी कहते हैं। और यहाँ पर जो पॉइंट के बताया गया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे भिव्या के तौर पर आप इसे मार्क कर सकते हैं। यह कथन के तौर पर भी पूछा जा सकता है कि किसी तरल पर लगने वाला घर्षण बल उसकी तरल के सापेक्ष गति पर निर्भर करता है। और अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, घर्षण बल वस्तु की आकृति तथा तरल की आकृति पर भी निर्भर करती है। तो याद रखिएगा, किसी तरल पर लगने वाला घर्षण बल उसकी तरल के सापेक्ष गति पर निर्भर करता है, और घर्षण बल वस्तु की आकृति तथा तरल की आकृति पर भी निर्भर करती है। और अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब वस्तुएं किसी तरल में गति करती है तो उन्हें उस पर लगे घर्षण बल पर पार पाना होता है, और इस प्रक्रिया में उसकी ऊर्जा का क्षय होता है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, घर्षण संपर्क के दो पृष्ठों की प्रकृति पर निर्भर करता है, और घर्षण इस बात पर निर्भर करता है कि दो पृष्ठ एक दूसरे को कितने बलपूर्वक दबाते हैं। और स्थैतिक घर्षण तब कार्य करना आरंभ करता है जब हम किसी वस्तु को उसकी विराम की स्थिति से गति में लाने का प्रयास करते हैं। और सर्पी घर्षण तब कार्य करना आरंभ करता है जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु पर सर्पी गति करती है। और ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। तो ये कथन के तौर पर भी पूछा जा सकता है या प्रश्न के तौर पर भी पूछा जा सकता है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु पर लोटन करती है तो लोटनी घर्षण कार्य करना आरंभ करता है। और यह भी इंपॉर्टेंट है कि लोटनी घर्षण सर्पी घर्षण की अपेक्षा कम होता है। तो इसी पॉइंट के साथ हमारा यह चैप्टर कंप्लीट होता है। जो मेन पॉइंट था समझने के लिए वो आपको बता दिया गया। अब चलते हैं प्रश्नों की ओर। और इस चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो सभी को कवर किया गया है। और इसमें इस चैप्टर का मेन था इम्पोर्टेंट प्रश्न, लगभग 25 या 26 प्रश्न है जो इम्पोर्टेंट है। उसमें से 1 या 2 प्रश्न आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है। तो अब चलते हैं प्रश्नों की ओर। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि ढाल वाली सतह पर घर्षण बल हो जाता है। तो इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि ढाल वाली सतह पर घर्षण बल कम हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। सेकेंड क्वेश्चन, तरल पदार्थों के कारण उत्पन्न घर्षण को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, तरल घर्षण। हम डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं, ऐसे समय की बचत होगी और ऐसे वीडियो ज़्यादा लंबा भी नहीं बनेगा। थर्ड क्वेश्चन, किस घर्षण की अपेक्षा सर्पी घर्षण कम होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, स्थैतिक घर्षण के कारण। तो याद रखिएगा, स्थैतिक घर्षण की अपेक्षा सर्पी घर्षण कम होता है। 4 हमारा क्वेश्चन है कि तरल यानी हवा और जल में गति करने वाली वस्तु को उचित आकार देकर घर्षण बल कम किया जा सकता है। 5वां हमारा क्वेश्चन है कि किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम हो जाता है? तो आयताकार, वर्गाकार, नौकाकार, वृत्ताकार। तो इसका आंसर हो जाएगा नौकाकार। तो याद रखिएगा, नौकाकार आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम हो जाता है। और ये क्वेश्चन अच्छा है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। 7वां क्वेश्चन, बर्फ पर चलने पर आप फिसल जाएंगे क्योंकि बर्फ की सतह पर घर्षण, इसका आंसर हो जाएगा कम होता है। और जहाँ कम घर्षण होता है वहाँ व्यक्ति फिसल जाते हैं। 8वां क्वेश्चन है हमारा, घर्षण हमेशा, इसका आंसर हो जाएगा कुछ मामले में हानिकारक तथा कुछ मामले में लाभदायक होता है। और बॉल वेयरिंग के उपयोग से घर्षण घटता है। इसका आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, टायर के तलवों की गोटी घर्षण बढ़ाती है। और ये वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, तो इसे भिव्या के तौर पर इसे समझिएगा। 4 बच्चों को लोटनी, सर्पी तथा तरल घर्षण के कारण उत्पन्न घर्षण बलों को घटने क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहा गया और उनकी व्यवस्था नीचे दी गई सही कथन चुने। तो इसका आंसर हम बता रहे हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी, सर्पी, लोटनी,
तरल। तो याद रखिएगा इसका घटते क्रम में है सर्पी, लोटनी, तरल, और बढ़ते क्रम में आप इसे अपने से लगा लीजिएगा। 12वां हमारा क्वेश्चन है घर्षण को कम करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो घर्षण को कम करने वाले पदार्थ को स्नेहक कहते हैं। 13वां हमारा क्वेश्चन है कि लोटनी घर्षण के कारण उत्पन्न लाभ है घर्षण का कम होना। अगला हमारा क्वेश्चन है तरल द्वारा लगाए गए घर्षण बल को क्या कहते हैं? तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो इसे हम कर्षण कहते हैं। तो तरल द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण बल कहते हैं। 15वां हमारा क्वेश्चन है किसी रुकी हुई वस्तु को विराम से गति की अवस्था में लाने के लिए घर्षण के समाप्त करने तक वस्तु पर लगाया जाने वाला बल किस घर्षण की माप होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्थैतिक घर्षण की माप होती है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। साबुन के फर्श पर गति करना कठिन होता है क्यों? तो इसका आंसर हो जाएगा घर्षण घट जाता है साबुन के फर्श पर। और 17वां हमारा प्रश्न है कि घर्षण बल एक प्रकार का है, तो घर्षण बल संपर्क बल है। 18वां हमारा क्वेश्चन है कि घर्षण बल गतिशील वस्तु की दिशा के किस ओर कार्य करता है? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, विपरीत दिशा में कार्य करता है। और घर्षण निर्भर करता है तो पृष्ठ की प्राकृतिक पर और वस्तु के भार पर। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। 20वां हमारा क्वेश्चन है कि ललिता पहिया वाला खिलौना टाइल्स के सूखे फर्श, टाइल्स के गीले फर्श, फर्श पर बिछे समाचार पत्र तथा तौलिया पर चलती है। खिलौना पर विभिन्न पृष्ठों द्वारा लगे घर्षण बल को बढ़ते क्रम में सजाइए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, टाइल्स का गीला फर्श, टाइल्स का सूखा फर्श, समाचार पत्र और तौलिया। 21वां हमारा क्वेश्चन है तरल घर्षण बल आरोपित नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वाहनों के टायर एवं सड़क के पृष्ठों के बीच। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तरल घर्षण बल आरोपित नहीं होता है तो वाहनों के टायर एवं सड़क के पृष्ठों के बीच पर आरोपित नहीं होता। 22वां हमारा क्वेश्चन है कि जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी गति के प्रतिरोध को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा लोटनी घर्षण कहते हैं। तो याद रखिए जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो इस गति के प्रतिरोध को लोटनी घर्षण कहते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। 23वां हमारा क्वेश्चन है कि दो सतहों के बीच घर्षण को बढ़ाने का तरीका कौन सा है? तो किसी पृष्ठ को रुखड़ा बनाकर। तो दो सतहों के बीच घर्षण को बढ़ाने का तरीका किसी पृष्ठ को रुखड़ा बनाकर। 24वां हमारा क्वेश्चन है कि घर्षण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें से 3 कथन सही हैं और जो गलत है वो आपको बताया जा रहा। यह गतिशील वस्तु को दिशा में कार्य करता है, तो ये गलत कथन है। 23 क्वेश्चन, दो सतहों के बीच घर्षण को बढ़ाने का तरीका कौन सा है? तो दो सतहों के बीच घर्षण को बढ़ाने का तरीका किसी पृष्ठ को रुखड़ा बनाकर। 25वां हमारा क्वेश्चन है जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर गति करती है तो किसी वस्तु की सतह घर्षण प्रदर्शित करेगी। तो दोनों वस्तु की सतह। और 26वां हमारा क्वेश्चन है पहिए घर्षण के मान को कम कर देता है। तो याद रखिएगा पहिए घर्षण के मान को कम कर देता है। तो इसी के साथ हमारा यह कंप्लीट कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है। अगर वीडियो आपको उपयोगी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और इस क्लास का PDF आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, तब तक के लिए नमस्ते।